आर्यन खान का केस सेशंस कोर्ट में है और सुनवाई अब कल 12 बजे तक के लिए टल गई है, लेकिन कोर्ट के बाहर जमकर सियासत भी हो रही है। और आज तो शरद पवार जैसे बड़े नेता ने कह दिया कि सीबीआई के बारे में हमने सुना था, लेकिन अब ईडी और एनसीबी का जो है वो प्रयोग लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और इसको लेकर अब खूब सियासत हो रही है। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी की तरफ से, विद्या चौहान एनसीपी की तरफ से और आनंद दुबे हमारे साथ शिवसेना की तरफ से। उसके अलावा मेरे दो सहयोगी राजेश कुमार जो कि सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जयप्रकाश सिंह जो कि आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद है। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब आपके पास में आना चाहता हूं। देखिए, आज शरद पवार साहब जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के बारे में हमने सुना था और पहले हम ये सुनते थे कि अगर कहीं किसी प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो फिर वो विधानसभा में ये बात होती थी कि हैंडओवर किया जाए सीबीआई को केस। लेकिन अब नई नई एजेंसीज आ गई हैं, ईडी का जिक्र उन्होंने किया, एनसीबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, इन एजेंसीज का इस्तेमाल। प्रवर्तन निदेशालय हो, एनसीबी हो, नई एजेंसीज नहीं है। शरद पवार जब मंत्री केंद्र में हुआ करते थे उन संसद में बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार सुनिश्चित किए थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 का एक्ट है। एनसीबी बहुत पुरानी एजेंसी है। ये दोनों एजेंसियां पहले भी काम करती रही हैं। एनसीबी के दशकों पुराने केस मुझे याद है जिसमें लोग कन्विक्ट हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के भी 1.5 दशक पुराने मामले हैं। अब ऐसे मामले में चूंकि ईडी जो है, ईडी के छापों के कारण आदरणीय शरद पवार के एक सहयोगी जो गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग के प्रभारी हुआ करते थे, अनिल देशमुख, वो कहां है ये आदरणीय शरद पवार भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर प्रवर्तन निदेशालय काम करता है या एनसीबी काम करता है, सीबीआई पर भी लोग बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं, पुलिस पर भी लोग आरोप लगाते हैं। यही पुलिस है जो किसी पत्रकार के घर में जो है चली जाती है सुबह सुबह और उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको गृह मंत्री और कमिश्नर फरार हो जाता है, पुलिस को पता ही नहीं होता है। तो पुलिस भी बहुत, उस पर भी भेदभावपूर्ण कार्यवाहियों के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय ने, एनसीबी ने, सीबीआई ने जिन मामलों की जांच की, क्या उन मामलों की जांच में, जांच के बारे में जब प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, वो प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, जांच और प्रोसिक्यूशन को सुपरवाइज करने का और उस पर निर्णय देने का अधिकार इस देश ने न्यायपालिका को दिया है। क्या न्यायालयों में ये मामले नहीं टिक रहे हैं? क्या न्यायालय इन मामलों को राजनीतिक मान रहा है? क्या न्यायालय में इन सारे लोगों ने प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं दिए हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा लगता है कि जिनको राजनीतिक पीड़ा दर्द होगी वो इस तरह के दर्द को व्यक्त करेंगे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इससे एजेंसियों के कामकाज की निष्पक्षता को चुनौती देने का उनका प्रयास जो है वो विफल है। विद्या चौहान जी, देखिए, जब बड़े नेता कोई भी बयान देते हैं तो उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। शरद पवार जी ने आज ये जो बयान दिया है, क्यों दिया है, जरा इसकी वजह बता दीजिए। ये देखिए, शरद पवार साहब ने ये बताया है कि हमारे तौर पे क्या हुआ करता था और आज के दौर में क्या हो रहा है। ये ईडी हो, चाहे ये एनसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, ये जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग इस हद तक हो गया है कि किसी बेकसूर को भी कटघरे में आप लोग खड़ा कर रहे हैं। और उन अधिकारियों के बारे में आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि एनसीबी ने जो 11 या 12 लोग पकड़े थे, उसमें से 3 लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। अभी क्यों छोड़ दिया? क्या एनसीबी का ये अधिकार था क्या? तो नहीं था। उन्होंने कोर्ट के सामने उन्हें हाजिर करना चाहिए था और कोर्ट से जानकारी लेनी चाहिए थी कि इनके बारे में हम लोग क्या करें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 11 या 13 लोग पकड़े जाते हैं तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिनको पकड़ा है, शाहरुख खान के बेटे, उनके पास ना ही उन्होंने कोई ड्रग कंज्यूम किया था, ना ही उनके पास कोई मिला है। और सबसे बड़ी ये होती है इनकी जिम्मेदारी कि इसका मेडिकल किया जाए। अगर कोई ड्राइविंग करते वक्त अल्कोहल किसने लिया है तो उसकी तुरंत जांच की जाती है, उसकी यूरिन ब्लड के रिपोर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए ये सारे सवाल उठते हैं कि ये जांच आपने क्यों नहीं की। अगर 11 या लोगों को पकड़ा था, ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया? तो इसके बारे में ये एनसीबी के इसके ऊपर ही सवालिया निशान लग गया है।
ठीक है मैम, इस बारे में मैं प्रेम शुक्ला जी से बात करूंगा। हमारे साथ आनंद दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले जरा राजेश आपके पास में आना चाहूंगा। आज क्या कुछ हुआ, दोनों तरफ से दलीलें दी गई और अब कल 12 बजे तक के लिए सुनवाई जो है वो टल गई है। बिल्कुल, देखिए एनसीबी का केस ये था कि सारे आरोपी जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, जबकि अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील थे वो बार बार दलील दे रहे थे कि आर्यन खान का मामला अलग है क्योंकि उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है। एनसीबी का कहना था कि ड्रग्स भले ना मिला हो, लेकिन जिस शख्स के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे यानी कि अरबाज मर्चेंट के साथ, उसके पास ड्रग्स था और ये बात उनको मालूम थी। साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान के बयान के बाद ही अचित कुमार नाम के ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि दोनों के चैट्स जो हैं वो आर्यन खान के फोन से मिले और उसमें ड्रग्स के लेन देन की बात थी। बाद में अचित कुमार ने भी कहा कि वो आर्यन खान का डायरेक्ट ड्रग सप्लायर है, तो इंटरलिंक्ड है। साथ ही अरबाज मर्चेंट के भी ड्रग सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। तो एनसीबी ये साबित करना चाह रही थी कि 29 एनडीपीएस का एक्ट 29 इसमें लगता है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इसलिए बेल ना दिया जाए। वहीं अमित देसाई ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी आरोपियों से जोड़ के आर्यन खान का मामला न देखा जाए और उन्हें बेल दिया जाए। पंकज। बिल्कुल जयप्रकाश, जरा चूंकि आप आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं, आपसे आर्यन के बारे में तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन जरा राजनीति की मैं बात करूं। देखिए नवाब मलिक साहब उन्होंने बयान दिया, उसके बाद एनसीबी की तरफ से भी, उनके अधिकारियों की तरफ से ये आरोप लगाया था कि समीर वानखड़े की बाकायदा जासूसी की जा रही है, 2 पुलिस वाले लगातार उनके पीछे हैं। और फिर आज जो है वो शरद पवार साहब भी बयान दे रहे हैं। तो ग्राउंड में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह की सियासत ये हो रही है? देखिए इस पूरे मामले में पंकज ये हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी, उसके घटक दल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्रूज पार्टी में छोड़ा गया, उनके नेताओं के रिश्तेदारों को छोड़ा गया और आर्यन खान को इसलिए फंसाया गया, इसलिए पकड़ा गया क्योंकि आर्यन खान सेलिब्रिटी के बेटे हैं और वहां से इन्हें पब्लिसिटी मिल सकती है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से शाहरुख खान को फंसाया जाएगा, ऐसी चर्चा, ऐसी खबर लगातार मुंबई के गलियारों में चल रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्यन खान की जहां तक बात करें तो आर्थर रोड जेल की जो बैरक नंबर 1 है, जहां पर आर्यन खान अभी रखे गए हैं, वो बैरक मैं आपको दिखाता हूं। इसकी बत्तियां देखिए यहां पर जली हुई हैं और इस बैरक नंबर 1 के अंदर 6वीं रात है आज पंकज जो आर्यन खान गुजारेंगे। एनडीपीएस की अलग अलग धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, 27, 22 बी और 21 लगाया गया है। लेकिन आज 29 एनडीपीएस की जो धारा है यानी लार्जर कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा भी उन्हें बताया गया, तो निश्चित तौर पर उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। कल 12 बजे मुंबई सत्र न्यायालय की अदालत में यह तय होगा कि सरकारी पक्ष अपनी क्या और जीरा रखते हैं, कौन से और नए एविडेंसेस पेश करते हैं जज के सामने और उसके जवाब में बचाव पक्ष क्या कहता है और क्या कल इस पूरे मामले में बेल ऑर्डर निकल सकता है या इसका क्या फैसला हो सकता है। क्या बचाव पक्ष को हायर कोर्ट में जाना पड़ सकता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है, इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश है वो बिल्कुल। तो जो जयप्रकाश बता रहे कि आज की रात एक बार फिर से आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही गुजारनी होगी। कल 12 बजे सुनवाई होगी, जेल मिलेगी या बेल होगी, उसके बारे में कल 12 बजे तक फैसला होगा। हमारे साथ आनंद दुबे साहब भी यहाँ प्रवक्ता है शिवसेना के। आनंद दुबे साहब, जो बातें शरद पवार ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए किसके पास क्या मिला है उसका रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के पास भी है, लेकिन चूंकि केंद्र की एजेंसी काम कर रही है और इस केस में एक विटनेस है गोसावी, वो गोसावी नाम का शख्स जो है वो फरार है, उसके बारे में कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। पंकज जी नमस्कार। देखिए, बड़े ही सम्मान के साथ मैं अपनी सभी भारत की खुफिया एजेंसी का सम्मान करते हुए बात कहना चाहता हूं कि पिछले 7 7.5 वर्षों में देखिए जिस प्रकार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां उनके विपक्षों की सरकार है या जो नेता उनकी बात नहीं मानते, जो मीडिया उनका साथ नहीं देती, उन पर दबाव बनाने के लिए चाहे सीबीआई के माध्यम से, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को प्रताड़ना दी जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी और आज के भाजपा के एक बड़े नेता आदरणीय हर्षवर्धन पाटिल जी का एक बयान में सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि भाजपा में आके एक सुकून है, रात को अच्छी नींद आती है, जांच एजेंसियों का कोई डर मुझे नहीं है। वो इसको हंसी में ले रहे हैं, लेकिन देश की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि या तो भाजपा के साथ हो जाइए या तो फिर अंदर चले जाइए, क्योंकि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास हुकूमत है, हम जो मर्जी आपको परेशान कर लेंगे। उसी पर आदरणीय पवार साहब ने कहा कि हम तो सुनते थे कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का
दुरुपयोग होता है। पहली बार सुन रहे हैं कि एनसीबी जैसी एक संवेदनशील एजेंसी जिसका काम है कि देश के नौनिहालों की जान बचाना, देश के नौजवानों की जान बचाना, ड्रग्स को पकड़ना, क्या कहीं उसमें भी राजनीति का इंटरफेयर तो नहीं हो गया? क्योंकि हमारे समय में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। हम विरोधाभास करते थे, हमारे मतभेद होते थे, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होते थे। ये पवार साहब का कहना आज देश की जनता को एक संकेत है। आने वाली राजनीति पर लोगों को सबक लेना चाहिए। जी प्रेम शुक्ला साहब, आपने विद्या चौहान जी को भी सुना, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भाई 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 3 को छोड़ क्यों दिया, इसका जवाब दीजिए। और जो गंभीर आरोप यहां आनंद दुबे जी ने लगाए हैं कि किस तरह से इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, अभी तक ईडी का सुना था, सीबीआई का सुना था, अब तो एनसीबी भी वही काम कर रही है। पंकज जी, मुझे याद है 1993 में जब मुंबई के बमकांड में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया, तब यही शरद पवार साहब आदरणीय मुख्यमंत्री थे। तब सुनील दत्त साहब आरोप लगाया करते थे कि मेरा राजनीतिक वैमनस्य शरद पवार के साथ था, इसलिए संजय दत्त को टाडा जैसे बम कांड का अभियुक्त, टाडा के तहत बम कांड का अभियुक्त बना दिया गया और एक बहुत लंबा विमर्श चलाया गया था। और तब शरद पवार के विमान से शर्मा बंधु उतरे थे, उस पर भी बहुत सारी जांचें, बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे और टाडा का दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है। इस नाम पर कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ बाकायदा कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने अभियान छेड़ रखा था और टाडा को बाद में स्क्रैप करना पड़ा। तो साहब ये 2014 के बाद की बात तो नहीं है और संजय दत्त कालांतर में कन्विक्ट हुए, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के आरोप राजनीति में लगाने का प्रयास करके लोग नशेड़ियों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर फैसला कौन करेगा? स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने जो बचाव पक्ष है वो भी अपनी दलीलें रखेगा, अभियोजन पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा। जो वहां फैक्ट सामने होगा, जो साक्ष्य होगा, जो तथ्य होगा, साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय किसको लेना है? एनडीपीएस कोर्ट को लेना है। अब एनडीपीएस कोर्ट ने चूंकि नवाब मलिक जो इनके मंत्री, उनके दामाद को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और 6 महीना जेल में रहकर आए, बहुत बड़े पैमाने पर उनसे नारकोटिक्स पकड़ी गई थी। अब या तो ये नियम बना दिया जाए कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो राजनेता हैं, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, उनके परिवारों को नारकोटिक सब्सटेंस जो है पीने की छूट दे दी जाए, उनको जो है काला बाजारी करने की, भ्रष्टाचार करने की। विद्या जी जवाब दीजिए। विद्या जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं जरा जवाब दीजिए। 1000 करोड़ से अधिक के लेन देन के सबूत मिले हैं। ठीक, तो ना हमारे इनकम टैक्स रेट। मुझे लगता है शुक्ला जी को क्या बोलना है, वो जो बोल रहे हैं ना, उसको कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन बड़बड़ कर रहे हैं वो। मुझे ये कहना है कि पहले का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो कभी कभी कभार होता था, लेकिन आज जो हो रहा है और खास करके महाराष्ट्र में हो रहा है, जैसा ममता बनर्जी के बंगाल में भी हो रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया, महाराष्ट्र ने भी उनको सबक सिखाया, लेकिन महाराष्ट्र के महाआघाड़ी की सरकार इनसे देखी नहीं जा रही है और इसीलिए ये तीनों पार्टियों के नेताओं को तकलीफ देने का काम ये कर रहे हैं। और सिनेमा सृष्टि, जो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, यहाँ बहुत पब्लिसिटी मिलती है, बहुत पैसा इनके पास है, इसलिए इस तरह से। तो विद्या जी, आप ये मानती हैं कि आर्यन खान सिर्फ बहाना है, निशाने पे कोई और है? ये भी आरोप लग रहे हैं। आपको बता, यही आरोप सच है। शाहरुख खान के बेटे को ऐसे ही फंसाया गया है, जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ, ये एनसीबी की आज ये पहली नहीं है। आप देखिए, रिया चक्रवर्ती को भी 23 दिन इन्होंने परेशान किया था, किस तरह से उसको परेशान किया था। और दीपिका पादुकोण जो यहाँ पे जाके आई थी, उसके लिए भी दीपिका पादुकोण का जो बहुत ही अच्छा छपाक पिक्चर था, उसके लिए भी इन्होंने तकलीफ दी है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गिन चुनकर इधर तकलीफ देने का काम ये एनसीबी कर रहा है। नहीं तो जरा खुल के बताइए ना विद्या जी, इसके पीछे मंशा क्या है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने बताया ना आपको कि ये महाआघाड़ी का जो सरकार है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन जितनी तकलीफें ये देंगे उसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं। हमारे कार्य। प्रेम शुक्ला जी, आप महाआघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है इनकी। ये बड़ी साजिश है आपकी, बड़ी साजिश है आपकी। महाआघाड़ी सरकार अपने कर्मों से जाएगी, जिसमें 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हुए बाकायदा लोग पकड़े जाएं। वसूली करता हुआ गृहमंत्री जब राडार पे आए तो गृहमंत्री बिना इनके अध्यक्ष को सूचना दिए जिस तरह से फरार हो जाता है, गृहमंत्री फरार है,
अभी बता दें विद्या जी कि अगर इनका पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कहाँ है, बता सकती हैं क्या? विद्या जी जरा इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, मैं फिर जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी। जवाब दे रही है विद्या जी जवाब दे रही है। शुक्ला साहब को जरा आप खामोश कीजिए तो मैं बात देती हूँ। ठीक है विद्या जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जरा सुन लीजिए करना चाहते हैं विद्या जी। ये देखिए, शुक्ला जी जो बार बार वसूली करके हम लोग बोलते हैं ना, तो उनको मैं पहला याद दिलाना चाहती हूँ कि इस 7 साल में आपने रेलवे से लेके LIC से लेके सबको बेचने का काम, एयरपोर्ट से लेके बेचने का काम आपके सरकार ने दलाल खोरी की है। आप जो सरकार अदानी अंबानी आपका सरकार चला रही है, आप ज्यादा बात मत कीजिए, लोगों को सब मालूम है। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ रहे हैं, लोगों को उसके दाम कैसे बढ़ विद्या जी प्रेम शुक्ला जी जरा टॉपिक पे रहते हैं। आनंद दुबे साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। सुनने की आदत डालिए मैडम, जरा विद्या जी जरा टॉपिक पे रहते हैं। मैं टॉपिक पे ही रहती हूँ जी। जब वो हमको कहते हैं हमने कुछ वसूली नहीं की, आज वो बोलते हैं कि अनिल देशमुख जी किधर है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ पवार साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, उन्होंने इसका जिक्र किया है। आप जरा सुनने की आदत डालो, कहाँ भाग गया, क्यों भागा, कहाँ भागा, कैसे भागा, किस लिए भागा? पूरा देश बेचने का। अरे ठीक है विद्या मैडम एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी जो विद्या जी ने बात कही है, उन्होंने कहा 13 लोगों को पकड़ा गया, 8 को रखकर बाकी 2-3 कहां चले गए, बाकी 2-3 कहां है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, एनसीबी ने स्पष्ट किया है कि उसने हिरासत में 14 लोगों को लिया था, बाकायदा उसमें से जिनके बारे में पाया गया उनको गिरफ्तार किया, जिनको नहीं पाया उनको छोड़ दिया। एनसीपी के एक महत्वपूर्ण नेता के पुत्र भी उस क्रूज पर मौजूद थे, लेकिन उनके पास से नशीला पदार्थ नहीं पाया गया, तो उनको छोड़ दिया गया। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमको उस नेता का नाम पता है, लेकिन हम किसी का नाम अनावश्यक बदनाम नहीं करते, हम किसी का नाम नहीं लेते। तो एनसीपी का नेता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नेता, उसका पुत्र उस क्रूज पर मौजूद था, लेकिन उसके पास से नशीले पदार्थ नहीं थे, इसलिए उसको छोड़ दिया। उस क्रूज पर 1000 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई जो है ठीक है। आनंद जी जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, क्या वो बाय करेंगे जो बात वो कह रहे हैं? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि निशाना जो है कोई और है? मैं बताता हूं। देखिए, 1986 से एनसीबी का गठन हुआ है और आज तक हमने कभी एनसीबी पे किसी ने सवाल नहीं उठाई। एनसीबी समय समय पे ड्रग माफियाओं को पकड़ती है, उन्हें सजा दिलाने का काम करती है, वो उनका एक अपना अधिकार है। लेकिन साथ ही सर, नहीं लगता आपको 300 के करीब जो है रैकेट्स का पर्दाफाश किया, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाना चाहिए एनसीबी की? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी नारकोटिक्स के जो माफिया है, जो मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री करते, उनको भी पकड़ती है। आप ये तय करिए कि 1986 से 2021 चल रहा है, मुंबई पुलिस ने कितने सीजर किए हैं और एनसीबी ने कितने सीजर किए हैं। मैं देश की जनता के सामने आज एनसीबी से कहना चाहता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएं। सर, आपने कंपैरिजन की बात की तो जरा जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी वो बताएंगे। जयप्रकाश, जरा कंपैरिजन कीजिए मुंबई पुलिस और एनसीबी का, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हो, कुछ जानकारी हो तो जरा बताएं। देखिए पंकज, जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात है, तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, उसके बाद से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि डीआरआई में समीर वानखेड़े पोस्टेड थे और वहां से उनको स्पेशल डेपुटेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लाया गया और करीब 1200 करोड़ के आसपास की सीजरिंग सिर्फ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद की थी, और अब ये सीजरिंग कई सौ करोड़ में चली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर की जो डी कंपनी है, उससे रिलेटेड जो नेक्सस है, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तोड़ा। लेकिन एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल की बात करें, यानी एएनसी की बात करें, जो मुंबई पुलिस की इकाई है, वो लगातार इस मामले में नारकोटिक्स से जुड़े हुए, एनडीपीएस से जुड़े हुए केसेस को सॉल्व करती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले डेढ़ दो साल की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सेंट्रल एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, और उसी का नतीजा है कि क्रूज पार्टी का जो पूरा नेक्सेस है, ये पकड़ा गया है। और इस मामले में प्रेम शुक्ला जी देखिए, शरद पवार जी ने इसी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम जब होता था पहले, तो मुंबई किसी भी स्टेट की पुलिस जो है वो पूरी जांच करती थी, लेकिन अगर लगता था कि वो जांच ठीक से नहीं हो रही तो विधानसभा में उसको लेकर सवाल उठते थे, फिर सीबीआई के हवाले केस किया जाता था। लेकिन आजकल शुरुआत से ही एनसीबी जो है दखल दे देती है, इसको लेकर एतराज जताया।
नहीं, शरद पवार मुझे लगता है एनसीबी एक्ट बिना पढ़े चले आए थे। कई सौ करोड़ में चली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर की जो डी कंपनी है उससे रिलेटेड जो नेक्सस है उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तोड़ा। लेकिन एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल की बात करें, यानी एएनसी की बात करें, जो मुंबई पुलिस की इकाई है, वो लगातार इस मामले में नारकोटिक्स से जुड़े हुए, एनडीपीएस से जुड़े हुए केसेस को सॉल्व करती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले डेढ़ दो साल की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सेंट्रल एजेंसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, और उसी का नतीजा है कि क्रूज पार्टी का ये जो पूरा नेक्सस है ये पकड़ा गया है। और इस मामले प्रेम शुक्ला जी देखिए, शरद पवार जी ने इसी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम जब होता था पहले तो मुंबई किसी भी स्टेट की पुलिस जो है वो पूरी जांच करती थी, लेकिन अगर लगता था कि वो जांच ठीक से नहीं हो रही तो विधानसभा में उसको लेकर सवाल उठते थे, फिर सीबीआई के हवाले केस किया जाता था। लेकिन आजकल शुरुआत से ही एनसीबी जो है दखल दे देती है, इसको लेकर एतराज जताया है। एनसीबी नहीं, शरद पवार मुझे लगता है एनसीबी एक्ट बिना पढ़े चले आए थे। एनसीबी एक्ट के अनुसार 1986 से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना किसी स्टेट से परमिशन लिए इस तरह की केसेस करती है। मुझे ध्यान है बैतुल्ला खान जो एनसीपी के लोगों के बहुत करीब था, बैतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया 90 के दशक में। उसको कौन और एनसीबी ने गिरफ्तार किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसकी पनिशमेंट को स्वीकार किया। एनसीबी के एक तो नहीं, 90 के दशक से 50 केसेस तो मैं आपको गिना सकता हूं। और एंटी नारकोटिक सेल उसके पैरेलल मुंबई पुलिस की काम करती है, और एंटी नारकोटिक सेल का एक डीसीपी यहां से नारकोटिक्स तस्करों का जो दबाव राजनेताओं का, राहुल रायसूर, वो अमेरिका भाग गए और लौट कर ही नहीं आए। तो एंटी नारकोटिक सेल और एनसीबी की पुरानी गतिविधियों और कार्रवाइयों पर पहले भी चर्चा होती रही है। चूंकि एनसीबी सक्रिय हुई है और तमाम जो राजनेता जिनको संरक्षण देते थे, ऐसी शक्तियों को चूंकि गिरफ्तार किया जा रहा है, नारकोटिक्स के रैकेट को पकड़ा जा रहा है, प्रवर्तन निदेशालय बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट का पर्दाफाश कर रही है, इनकम टैक्स भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने की स्थिति तक जो है छापे। तो आपको क्या लगता है कि महाअघाड़ी सरकार को इसी की बेचैनी है क्या? और अगर ऐसा है तो क्यों बेचैनी है? प्रेम शुक्ला जी, मैं इससे पहले कि विद्या जी के पास जाऊं, आपको लगता है कि महाअघाड़ी सरकार को इसी बात की बेचैनी है कि एनसीबी जांच क्यों कर रही है, और क्या डर है उनको? नहीं, क्यों डर होना चाहिए? अगर उनका नारकोटिक्स जगत में कोई अपना बड़ा निवेश नहीं है तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको एनसीबी की कार्रवाइयों को और सपोर्ट करना चाहिए। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने बाकायदा पुलिस को पत्र लिखा कि उनको कब्रिस्तान जाते हैं तब भी उनका पीछा किया जाता है। तो आप उल्टा केंद्र के जो अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारियों को राज्य के अधिकारियों से जो ऐसे मामले में सहयोग मिलना चाहिए, सहयोग मिलने की बजाय, ठीक है, अगर विद्या जी जवाब दीजिए। देखिए, ये एनसीबी की तरफ से कहा गया कि समीर वानखेड़े जो हैं वो जहां कहीं भी जाते हैं उनकी जासूसी होती है, दो पुलिसकर्मी जो है उनकी जासूसी करते हैं, और जो बात वो कह रहे हैं कि आपको किस बात का डर है? जांच होने दीजिए एनसीबी की। देखिए, उनको जो जांच करनी है वो कर रहे हैं, एनसीबी कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, ईडी कर रहा है, जो जानकारी लेनी है वो कर रहे हैं, समझ गए ना? उसमें कोई हस्तक्षेप हम लोग नहीं कर रहे। हमारा दुख और संताप और चिढ़ इस बात की है कि ये जो कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं। अगर कोई ड्रग लेते हुए पकड़ता है, अगर कोई बच्चा कंज्यूम करता है, तो किसी फॉरेन कंट्री में भी और इंडिया में, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और पुणे में भी मुक्तांगन करके डॉक्टर अनिल अवचट ने शुरू किया है, जहां बच्चों को सुधारा जाता है, जहां उनकी खराब आदतें को सुधारने का काम होता है। ये कोई रास्ता नहीं है कि किसी भी लड़के को पकड़ो और उसका बाप बड़ा हीरो है इसके लिए उसको जेल में डालो। ये जो कर रहा है ये गलत बात है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज को जो एक काम चल रहा है वो बहुत ही गलत है। वानखेड़े जी जो अधिकारी है, उन्होंने अगर 11 लोगों को 2 अक्टूबर को पकड़ा था, तो उसमें से मोहित कंबोज जो भाजपा के बहुत उनको कहा जाता है कि अमित शाह के राइट हैंड है, उनका भी साला पकड़ा गया था या जीजा पकड़ा गया था, उसको यहाँ छोड़ा गया, 3 लोगों को छोड़ा गया। और जो गोसावी करके थे, उन्होंने कहा, एनसीबी ने कहा कि हमको इन्होंने जानकारी दी थी, तो वो गोसावी आजकल कहाँ है? हमारा सीधा इतना ही सवाल है कि भाई आप सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को जेल में डालोगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, मोहित कंबोज जो कि अखिल भारतीय, जी मोहित कंबोज के जीजा को कैसा छोड़ा, क्यों छोड़ा?
वानखेड़े को ये अधिकार जी। था क्या? इस बारे- एनसीबी के इस बारे अधिकारियों को ये में- अधिकार था क्या? जी। ये अमित शाह और गृह मंत्री के कहने से जी हुआ है। इसका मैडम कोई जरा मैं आने के प्रेम बाद शुक्ला जी से उन्होंने इसका ये जवाब किया। ले लेता हूं जो सवाल आपने उठाया। प्रेम शुक्ला जी देखिए, तमाम जो नेता है बीजेपी की वो ये कह रहे थे कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी एनसीबी को, और लेकिन काम में दखलंदाजी एनसीबी के, वो शिप पे क्रूज पे क्या करने गए, इसको लेकर सवाल उठे थे कि अगर जानकारी दी, चलिए अच्छा नागरिक होने के नाते तो दे दी, उसके बाद शिप पे क्रूज पे क्या कर रहे थे वो? पंकज जी, दाऊद इब्राहिम गिरोह के मांद पर हमला हुआ है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बहुत जबरदस्त प्रहार किया है, तो दाऊद इब्राहिम गिरोह के जितने चीयर लीडर है बहुत चिल्लाएंगे। एनसीबी बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि उसने 14 लोगों को डिटेन किया था, उसमें से जिनके खिलाफ उनके पास सबूत मिले उनको हिरासत में ले लिया गया, शेष लोगों को जाने दिया गया। एनसीबी का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, और एनसीबी ही इस बारे में जवाब दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर नहीं दे सकती। एक बात, मोहित कंबोज ने नवाब मलिक जिनका दामाद जो है ड्रग्स स्मगलर है और एनसीबी का अभियुक्त है, उसको 100 करोड़ रुपए की नोटिस दी हुई है। अब 100 करोड़ रुपए की नोटिस अगर चाहती है कि विद्या चौहान को भी मोहित कंबोज भेज दें तो मोहित कंबोज भेज सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। क्योंकि मोहित कंबोज का कहना है, मोहित कंबोज का कहना है कि उनका कोई रिश्तेदार वहां नहीं था, और मोहित कंबोज ने भंगार बेचने वाले कचरा से नवाब मलिक को 100 करोड़ की नोटिस भेजी। इस वस्तुस्थिति थी, चिल्ला क्यों रही है भाई? ही भाई कसाला ओरडते भाई, ओरडू नका आराम, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं हासिल होगा। दाऊद इब्राहिम को लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ये आतंकवादियों, अपराधियों, ड्रग सप्लाई करने वाले भ्रष्टाचारियों सबको जेल भेजेंगे जी। ठीक है। यही संविधान सम्मत भारत सरकार आनंद जी, संचालित करने आनंद के जी लिए देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया, आनंद जी बीजेपी की तरफ से कहा गया, गृह मंत्री कितने लोगों को जेल में डालता है वही देखने का है। ठीक है, ठीक है आनंद जी, बीजेपी की तरफ से कहा गया, जो बीजेपी के नेता का नाम आ रहा है, उन्होंने कहा कि वो देश हित में उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने एनसीबी को सूचित किया, इसमें क्या हर्ज है? पंकज जी, पहले मैं जयप्रकाश सिंह जी की बात को जोड़ते हुए इस बात का जवाब दूंगा। हाँ। बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी ने कहा अभी आपके चैनल पर कि एनसीबी को जिम्मेदारी होते हुए जो कई हजार करोड़ के ड्रग्स उन्होंने पकड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ न जिम्मेदारी होते हुए भी अपने काम को ईमानदारी से निभाते हुए मुंबई पुलिस ने भी उनका साथ दिया है और कई हजार करोड़ के ड्रग्स उन्होंने पकड़े हैं। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि एनसीबी अकेले ही आज तक सारा ड्रग्स नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं ना कि मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, वो तो जासूसी कर रही है समीर वानखेड़े की, और ये बात एनसीबी के अधिकारियों ने कही है। नहीं, ये तो एनसीबी के अधिकारी ने कही है ना, ये तो जांच का विषय एक तरफा है। जैसे एनसीबी के अधिकारी कुछ कह रहे हैं वैसे हो सकता है मुंबई पुलिस के अधिकारी कहे कि एनसीबी उन पे दबाव बना रही है। तो देखिए, ये तो न्यायालय में चलने वाला मामला है, लेकिन जहां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इनके मुखबिर क्यों हैं, इनके पंच क्यों हैं, क्या कोई एनजीओ, क्या कोई सामाजिक संगठन को एनसीबी अपना पंच नहीं बना सकती, शंका वहां उठती है पंकज जी। और ये आने वाले वक्त में मैं तो कहता हूं कि एनसीबी को इसमें कुछ अपने सुधार की आवश्यकता है कि जो उनके पंच हो वो स्ट्रिक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात न रखते हो। हाँ, खुफिया जानकारी उनको कोई भी दे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी नेता हो, लेकिन उनका पंच पेवर पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे देखिए सहयोगी जो है लगातार इस खबर पर बने हुए। राजेश, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो 2 लोगों को छोड़ा गया जिनका बीजेपी से ताल्लुक बताया गया, किस आधार पर छोड़ा गया, क्या कहा गया उनके बारे में? देखिए, एनसीबी ने साफ किया था कि 11 नहीं बल्कि 14 लोगों को डिटेन किया गया था और 6 लोगों को छोड़ा गया, यानी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 6 लोगों को छोड़ा गया। वो इस वजह से छोड़ा गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत या उनके पास से कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले एनसीबी को जिसके वजह से उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, उनके एड्रेस लिए गए हैं, साथ ही उनसे ये अंडरटेकिंग भी ली गई है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ती है तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। जहां तक गोसावी या भानुशाली की बात है, उसके बारे में एनसीबी का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं और ये दो नहीं बल्कि 9 ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, और जब ऐसे रेड होते हैं तो वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें ये इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया जाता है। ऐसे में उनका बैकग्राउंड नहीं चेक किया जाता क्योंकि ये सब कुछ बहुत सडन होता है। जब रेड पड़ा, जो शख्स सामने है उसे इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया और उसके सामने पंचनामा कर दिया जाता है। पंकज जी बिल्कुल। अविद्या जी, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम विश्वसनीयता जो है एनसीबी की उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। 300 के करीब रैकेट जो है उनका पर्दाफाश किया पिछले 1 साल में। अगर हम देखें एनसीबी के काम को अगर हम देखें तो क्या आपको उनकी निष्पक्षता पे पूरा विश्वास है, या उस पर भी कहीं ना कहीं आपको एतराज है कि उनकी जो जांच है, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी जांच कर रही है इस पूरे मामले की?
देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर केंद्र सरकार से एनसीबी आती है तो इसके ऊपर अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी हम लोग जासूसी कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस जो अव्वल है दुनिया में सब, तो मुंबई पुलिस कोई भी तपास अधिकारी उसका काम करते हैं तो उनका जो है उनका अधिकार छीन लिया जाता है और वहां पे सेंट्रल एजेंसी थोपने का काम केंद्र सरकार से, होम मिनिस्ट्री से हो रहा है। अर्नब गोस्वामी के मामले में भी यही हुआ था, तो उनको क्यों आपने दिल्ली लेके उनको पनाह दे दी? तो ये सब सवाल अभी उठने लगे हैं कि जो भी कोई भाजपा का संबंधित नहीं है उसकी आप इंक्वायरी करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर हमारा है ना कि अगर अभी शाहरुख के बेटे ने ना ही कंज्यूम किया था, ना ही उसके साथ कोई ड्रग्स और मटेरियल मिला, फिर उसको अंदर डाला। अभी उन्होंने बोला 14-15 लोगों को पकड़ा था, जिनके पास कोई नहीं था उनको छोड़ दिया। तो ये अधिकार एनसीबी को दिया किसने? एनसीबी यानी अदालत है क्या, कोर्ट है क्या? वो डिसीजन लेंगे कि भाई शाहरुख के बेटे का अंदर डालो, बाकी सबको छोड़ दो। ये क्यों कर रहे हैं? ठीक, आनंद जी जरा इसमें आपको जोड़ना चाहे, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा। आपको किसने अधिकार दिया था ये सब? नहीं, मैं विद्या चौहान जी के बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी की पूरी एनसीबी ही भ्रष्ट है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। आदरणीय विद्या जी भी यही कह रही है। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष के पीछे आपकी जांच हो रही है, आप पॉलिटिकल शिकार हो रहे हैं, आपकी एजेंसी का दुरुपयोग कराया जा रहा है, तब कहीं न कहीं आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह होंगे। ठीक है, चलिए दोनों एक ही बात करें। प्रेम शुक्ला जी, सेंट्रल एजेंसी जो है उनको थोपा जा रहा है, उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। मुंबई पुलिस शानदार काम कर रही है, लेकिन चूंकि महाअघाड़ी की सरकार वहां पर है, मुंबई पुलिस 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रही है। एनसीबी ये वसूली करके शरद पवार का जेब नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब तक अमित शाह परिवार गृह मंत्री बैठा है तब तक ये चलता रहेगा। और भाजपा को अगर लगता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो 2024 में भाजपा के समझ में ये बात आ जाएगी, लोग ही इनको सबक सिखाएंगे। ये मेरा तजुर्बा कहता है। विद्या जी जरा जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप सेंट्रल एजेंसीज को थोप रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज को थोप रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं, इसका जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। अरे आपके कहने से क्या होगा? जवाब दे रहा हूं। एक मिनट विद्या जी जरा सुन लेते हैं। विद्या जी जरा सुन लेते हैं। चंद्रशेखर की सरकार के समय बाकायदा उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखा कि एनएन वोरा कमेटी ने भी कहा कि शरद पवार तो वैसे भी आतंकवादियों, ड्रग्स वालों का या अपराधियों का नेता है, आपराधिक तत्वों का नेता लोग जानते हैं। दाऊद इब्राहिम का करीबी है, किसानों के नेता है, दाऊद इब्राहिम का करीबी शरद पवार। आपके कहने से क्या होता है? आपको मालूम है किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई आपके होम मिनिस्टर के। एक मिनट, लगातार बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंचेगी आप दोनों की। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, विद्या जी एक मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। विद्या जी, मैं आप ही की बात प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलिए। एक मिनट देखिए प्लीज, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप सीधे जवाब दीजिए। विद्या जी जरा आप ही का सवाल पूछ रहा हूं मैं। विद्या जी एक मिनट, महाराष्ट्र की जनता और पूरी देश ठीक है। अरे एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं आप दोनों बार बार। विद्या जी एक मिनट जरा प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज को थोप रहे हैं, उसका जवाब दीजिए सीधे। सेंट्रल एजेंसी एनसीबी 1986 से अस्तित्व में है, थोपने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने पूछा किस कानून में, तो एनडीपीएस एक्ट उनको इस बात का अधिकार देता है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम नेताओं को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। आदरणीय पवार साहब कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, उनको आप दाऊद का गुर्गा मत कहिए, ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग मत। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, प्रेम शुक्ला जी देखिए, एक मिनट, मोदी जी के बारे में मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ आनंद जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, पर्सनल टिप्पणियां करना किसी बड़े नेता के खिलाफ ठीक नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए आप। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गलत बात है। देखिए नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप सीधा जवाब दीजिए ना। आप सीधा नहीं, देखिए प्लीज बार बार वो बात मत कहिए। वो देखिए, बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की बातें मत कीजिए। वो अमित भाई को, आप अमित भाई के बारे में बात करें। नहीं, वो पहले आपने शुरुआत की, वो मैं उनको भी इनकार करूंगा। नहीं, प्रेम शुक्ला जी सीधे, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आप इस बात का जवाब दीजिए। वो ये कह रही हैं कि सेंट्रल एजेंसीज को राज्य पर थोपा जा रहा है। मुंबई पुलिस काम करती है, वो सक्षम है, संविधान सम्मत कार्रवाइयां कर रही हैं, संविधान के अनुकूल उनको जो अधिकार मिले हैं
उन अधिकारों के तहत एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, ये सारी एजेंसीज काम कर रही है। जो अपराधी हैं, जो ड्रग्स लॉर्ड्स को बचाने वाले आपराधिक राजनेता हैं, जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ प्रमाण है, ये छाती कूटते रहे। सर आखिर में ये भी बता दीजिए, वो जो दो नेता जिनका लगातार सवाल उठा रहे हैं, आनंद जी और विद्या जी, वो कहां हैं? उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? जो दो नेता हैं जो बीजेपी से एसोसिएटेड है। बिल्कुल उनका कोई लेन देन नहीं, एनसीबी ने कहा है। जबरदस्ती पकड़ लिया क्या? ये अदालत बन गए, जज बन गए। एनसीबी ने तय किया है। ये शाहरुख का बेटा अंदर करे हुए और अच्छा, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। विद्या जी देखिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। विद्या जी मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़ी, आनंद जी और प्रेम शुक्ला जी। अब देखना होगा कल 12 बजे सुनवाई होगी, आर्यन खान को जेल होती है या फिर उन्हें बेल मिलती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।